तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ हमें पता चल गई तो हमें पेपर सॉल्व करने में और पेपर की प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को अच्छे से देखना। पहला क्वेश्चन या पहला चैप्टर जो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब पहले चैप्टर से जो परिमेय संख्या वाला चैप्टर है उससे 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुल मिलाकर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरे अध्याय से जो है वो 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 प्रश्न हमारे पास होंगे। 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो 1 नंबर का होगा, दूसरा 2 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 से। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। अगला तीसरा चैप्टर है तुम्हारा चतुर्भुजों को समझना। इसमें से तुम्हें 8 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पर ध्यान देना 2 बड़े क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो दोनों 4-4 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 से आंकड़ों के प्रबंधन से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन में से भी दोनों ही बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के। इन दोनों में देखा जा रहा है कि एक तो क्वेश्चन तुम्हें प्रायिकता वाला मिल रहा है ज़्यादातर और एक क्वेश्चन पाई चार्ट बनाने वाला मिल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से वर्ग और वर्गमूल, जिससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिनमें तुमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 तो 1-1 नंबर के होंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और 4 नंबर के क्वेश्चन में तुमसे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला तुम्हें दिया है 6 चैप्टर्स हैं जो घन और घनमूल है। इससे 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 अंक के भी तुम्हें 2 प्रश्न मिलेंगे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। चैप्टर नंबर 7 से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 नंबर का, 2 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ, इस पर आधारित तुमसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। 5 अंक के 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। तो 5 अंक के 2 क्वेश्चन जो पूछेंगे उनमें से एक तो 1 नंबर का होगा और एक 4 नंबर का होगा। क्षेत्रमिति, जो हमारी क्षेत्रमिति है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफलों पर आधारित वाली प्रश्नावली, जिससे 8 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें हो क्या रहा है, या तो तुमसे 8 नंबर का एक ही प्रश्न पूछ लेंगे या फिर 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना इसमें, ठीक है। घात और घातांक वाली में 5 अंक के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो तुमसे सत्य असत्य में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अध्याय 12 से सीधा और प्रतिलोम समानुपात में 4 अंक के 1 प्रश्न पूछेंगे, केवल जो 4 नंबर का होगा, ठीक है। चैप्टर 12 से 8 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक ही प्रश्न होगा, 8 नंबर के होंगे। जो एक प्रश्न में तुम्हें 4 पार्ट मिलेंगे और 4 पार्ट मतलब 2-2 नंबर के होने वाले हैं। मतलब ये जो 12वां अध्याय है ये 8 अंक का तुम्हारे पास होने वाला है। अगला चैप्टर तुम्हें दिया है आलेखों से परिचय। आलेखों से परिचय जो है वो भी 8 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन ही पूछेंगे मात्र, और वो भी 8 नंबर का होगा, जो तुम्हारी 13.2 में से ज़्यादातर आ रहा है, ठीक है। ऐसी वाली टेबल जिसमें बनी होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक तुम्हें मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो 1 नंबर के होंगे, एमसीक्यू होंगे, मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से 1 लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तुम्हारी प्रश्नावली 1 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो प्रश्नावली 5 से आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 6 से और क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 7 से। और जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8
अंतिम 2 प्रश्न होंगे। ये एक तो मिलेगा तुम्हें प्रश्नावली 8 से बीजीय व्यंजक वाली से, और एक मिलेगा प्रश्नावली 10 से घात और घातांक वाली से। मतलब ये जो 8 क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल MCQ होने वाले हैं, बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 से तुम्हें मिलने वाला है, एक तो प्रश्नावली 1 से आने वाला है परिमेय संख्याओं वाले चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन। मतलब ये 9 से लेकर के 12 तक के जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली 2 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 6 से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली 7 से मिलने वाला है। इन चीज़ों को या तो तुम लिख करके रख लेना या फिर अपनी इंडेक्स में जाकर इन सब चीज़ों को राइट ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो प्रश्नावली 10 से आने वाला है घात और घातांक से, जो तुम्हारे सत्य असत्य वाला मिलने वाला है। 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो प्रश्नावली 10 से आने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 घात और घातांक से, जिसमें तुम्हें असत्य और सत्य पूछेंगे। ये है वो क्वेश्चन जो तुम्हें सूत्र याद करने पर या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे घात को परिवर्तित करना, उस टाइप के क्वेश्चन वो तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में प्रश्नावली 10 से। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्नावली 3 से क्वेश्चन आने वाला है जो रिक्त स्थान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्नावली 8 से आएगा, जो बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका मिलान करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसमें केवल तुम्हें मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा वो प्रश्नावली 4 से होगा, आंकड़ों के प्रबंधन वाले से, जिसमें 1 लाइनर वाले क्वेश्चन तुमसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, या तो प्रायिकता से पूछ सकता है या फिर कोई भी चार्ट दे करके उससे संबंधित क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो प्रश्नावली 5 से पूछने वाले हैं। ये सब 4-4 अंक क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्नावली 3 से पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्नावली 7 से, क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्नावली 11 से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्नावली 2 से पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 22 तुम्हारा पूछा जाएगा प्रश्नावली 4 से। इसके बाद ये 3 बड़े चैप्टर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारे होने वाले प्रत्येक 8-8 नंबर का, मतलब ये जो मैटर है ये तुम्हारा होगा 24 नंबर का मैटर। 24 नंबर के मैटर में तुम्हें ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी। यहाँ से प्रति क्वेश्चन तुम्हें 8-8 नंबर का मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो गुणनखंड वाली प्रश्नावली से मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 24 मिलेगा वो क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली से मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आलेखों से परिचय वाले चैप्टर से मिलने वाला है। और प्रत्येक क्वेश्चन तुम्हारे 8-8 नंबर का होने वाला है। तो ये तो हुई पेपर की बात, पैटर्न की बात। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसका चांस। तो उस चीज़ को ध्यान से देखना और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। इस प्रश्नावली में से जो तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहली प्रश्नावली में से तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना। जो क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा वो यहीं से पूछा जा रहा है। मतलब तुम्हें केवल गुणधर्म का नाम बताना है कि गुणधर्म कौन सा होने वाला है। अगर तुम्हें गुणधर्म के रूल्स पता है, गुणधर्म के बारे में पता है, तो इस क्वेश्चन का तुम आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल अच्छे से करके जाने हैं। जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन में तुम्हें दिया हो और पता चल रहा होगा ये गुणात्मक तत्समक है, ये क्रम विनिमयता है, और ये गुणात्मक प्रतिलोम है, और ये साहचर्यता है। अगर तुमने गुण अच्छे से पढ़े हो, और गुण जिसने भी अच्छे से नहीं पढ़े हो लास्ट के वीडियोस देख सकता है और उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। इसके अलावा प्रश्न नंबर 1 में से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसके अलावा ये जो दिया है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको तुम बढ़ के जाओगे या जिसने भी नहीं पढ़ा है एक बार यहीं पर समझ लो। परिमेय संख्या और योग के वैकलन के गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध होता है। परिमेय संख्याओं के गुणन की संक्रिया क्या क्या है? क्रम विनिमयता और साहचर्यता। परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योज्य तत्समक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योज्य तत्समक क्या होता है, तो योज्य तत्समक शून्य होता है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो गुणात्मक तत्समक 1 होता है। वितरकता पर आधारित जो सूत्र है वो सूत्र तुम्हें बताना होगा, तो ये धनात्मक मतलब योग पर आधारित, और ये घटाव पर आधारित वितरकता का गुण। इन चीज़ों को तुम ध्यान से पढ़ करके जाना ही होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। ये चैप्टर नंबर 1 में से तुम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके जाओगे। चैप्टर नंबर 2 में से तुम इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो जिसमें एक ही चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, जिसमें केवल एक ही चर होता है, ठीक है। या फिर चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में क्या क्या पार्ट है, इन पार्ट को भी ध्यान रखना।
इसमें ये x दिया है, ये तो होता है चर, बीच में ये जो इक्वल का चिन्ह है इसे कहते हैं समता का चिन्ह, और ये जो पूरी बनी हुई है हमारी, ये है हमारी समीकरण। इस समीकरण में क्या क्या है, एक तरफ तो है हमारा ये बायां पक्ष, और इस बराबर के इधर का होता है वो दायां पक्ष। तो इस चीज़ को तुम याद करके जाना, ठीक है। तुमसे पूछ सकते हैं कि दायां पक्ष कौन सा है, बायां पक्ष कौन सा है, या फिर कोई भी समीकरण दे करके पूछ सकते हैं कि निम्न में से चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इस प्रश्नावली का ये जो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे लिए। और प्रश्नावली जो 2.1 है, वो सब प्रश्नावली 2.1 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस जो पैटर्न जो बना है ना इस साल, वो बहुत ही ईजी पैटर्न है। तो ईजी लेवल के जितने क्वेश्चन है वो तुम्हें करके जाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक तो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 तुम बिल्कुल अच्छे से करके जाने वाले हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तुम्हारी बुक में अच्छे से हो रहा है। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.1 इसको कंप्लीट करके जाओगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि सरल समीकरण पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली 2.1 में से ही तुमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रश्नावली 2 से ज़्यादातर क्वेश्चन वो प्रश्नावली 2.1 से ही पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कोई बच्चा प्रश्न करना चाहता है तो वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 और एक क्वेश्चन नंबर 7, इन 4-5 क्वेश्चन को तो अच्छे से करके ही जाए। बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 2.1 बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरी मानो तो इसका पूरे क्वेश्चन तुम बिल्कुल अच्छे से करके जाओ। बाकी तुम देखोगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे लिए उदाहरण में मिल गए, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 इसमें से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तो पहला, एक दूसरा और एक 6, और इसमें से देखा जाए तो 7, 8 और ये 9, ये 3 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे लिए। इसमें से तुम देखोगे तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ ये तो तुम्हें 100% करके ही जाने हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना बाद में। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 2 में से तुम इस बेसिक को भी एक बार पढ़ लेना। समता के चिन्ह के एक ओर वाले व्यंजक का मान दूसरी ओर वाले व्यंजक के बन के बराबर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो रैखिक समीकरण होता है ना, उसमें चर की उच्चतम घात कितनी होती है, 1 होती है। इस चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेना। चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1, किसमें होती है, रैखिक समीकरण में। तो रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तो वो 1 होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। संख्याओं की भांति चरों को भी हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है, इस बात का हमें ध्यान है ही सही, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार पढ़ के जाना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तो वो 1 होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद प्रश्नावली 3.1 या 3 एक्सरसाइज 3 जो है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना कि कागज़ या समतल पर एक प्रतिरूप होता है, पेंसिल को हटाए बिना बिंदु को आपस में जोड़ते हैं, उसे समतलीय वक्र कहते हैं, ठीक है। और केवल रेखाखंडों से मिलकर बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, तो बहुभुज कहलाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हें खाली स्थान दे दिया जाएगा, तो सरल बंद वक्र फिर खाली स्थान कहलाता है, तो खाली स्थान में क्या भरना होगा, तुम्हें बहुभुज भरना होगा। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। आगे गेम, इसमें से तुम्हें उदाहरण नंबर 1 बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। उदाहरण नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए, इस बात का ध्यान रखना। इसके ऊपर ये जो लाइन लिखी है ना कि बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, तो वो 360 होता है, इस चीज़ को भी तुम ध्यान रखना। इसके अलावा उदाहरण नंबर 2, अगर बहुभुजों की संख्या या फिर कोई बाह्य कोण से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, तो वो उदाहरण नंबर 2 तुम्हारा होने वाला है। इस चीज़ में क्या होगा, भुजाओं की संख्या तुमसे पूछी है और बाह्य कोण तुम्हें दिया है, तो 360 बटे बाह्य कोण करने पर ही तुम्हारी क्या निकल करके आ जाएगी, भुजाओं की संख्या। इसके सूत्र मैंने तुम्हें लिखवा रखे हैं बहुत ही अच्छे से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से करके जाने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा उदाहरण नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं शुरू से ही तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो पेपर का लेवल है ना वो इजी टू मीडियम रहने वाला है, और इजी टू मीडियम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे इस वीडियो में 80 to 90% पार्ट आराम से कवर हो जाएगा,
और तुम यहाँ से ए और बी ग्रेड आराम से बना सकते हो इतने से वीडियो देख करके। तो वीडियो के एंड तक बने ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें केवल तुमसे परिमाप पूछा है तो सभी भुजाओं का योग कर देना और परिमाप निकल करके आ जाएगा। इसका उदाहरण नंबर 4, मतलब देखा जाए तो उदाहरण में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को तुम्हें अच्छे से करके जाना है। ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म है और बहुत आसान क्वेश्चन है और यही आसान क्वेश्चन हमें अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी तुम टिक लगा के रखना। अगला उदाहरण नंबर 6 जो तुम्हें दिया है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें HELP एक समांतर चतुर्भुज दिया है और ये जो भुजाएं दी है ना, बस थोड़ा सा उलझा करके दिया है। भुजाएं जो HL है वो P से 5 अधिक दिया है, तो P जो था वो 8 दिया था, 8 निकाला हमने, ठीक है। P कितना है 8, तो यहाँ से जब ये 8 है तो HL 13 निकला और OH का मान कितना आ गया 6.5। इस प्रकार तुम्हें ये पूरा अच्छे से मैंने तुम्हें करवा रखा है, वो सॉल्यूशन देखोगे तो आसानी से आ जाने वाला है। एक्सरसाइज 3.3 में से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो तुम्हारा ये होने वाला है। ये चारों पांचों क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इन चारों क्वेश्चन को तुम अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। चारों क्वेश्चन को लगा के रखना। इसके बाद जो उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण नंबर 7 क्या कहूँ इस उदाहरण की, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम इसको जितनी बार करो उतनी बार ही तुम्हारे लिए बेटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ इसको, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर के लायक, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम करके जाओगे। इसके अलावा तुम्हें प्रत्येक चतुर्भुज की परिभाषा जो तुम्हें इधर दी है और प्रत्येक चतुर्भुज के गुण तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि गुणों पर ही आधारित जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो गुणों पर ही आधारित बनने वाले हैं। तो इस पार्ट को तुम याद करके जाओगे बिल्कुल अच्छे से। आगे भी तुम देखोगे तो इस प्रकार तुम्हें परिभाषाएं दी है और एक तरफ तुम्हें इसके गुण दिए हैं, तो दोनों चीज़ें तुम्हें पेपर के लिए याद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये गुण याद हैं, परिभाषाएं याद है, तो तुम्हारी प्रश्नावली 3 कंप्लीट है। प्रश्नावली 4 में, एक्सरसाइज 4 में से तुम्हें आलेखों के प्रकार के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आलेखों के प्रकार के बारे में मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। आलेख में पहला होता है एक चित्रालेख। चित्रालेख नाम याद रखना, पिक्टोग्राफ चित्रालेख कहते हैं, जिसमें कोई भी एक डायग्राम को एक वैल्यू के इक्वल माना जा सकता है और फिर वहाँ से हम मान को बना देते हैं। जैसे 250 है तो 2 कार, 1 कार 100 की है तो 2 कार 200 की, और एक आधी कार है तो वो 50 की, तो 2 वैल्यू कितनी हो गई 250 की। इस ग्राफ को तो कहते हैं चित्रालेख। इसके बाद तुम्हारा होता है एक दंड आलेख। तो एक दंड आलेख क्या होता है, जिसमें केवल एक ही दंड होता है और दंडों की लंबाई और उनके मानों के समानुपातिक होती है। दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा को दर्शाती है और चौड़ाई में उसके क्रमबद्ध दंडों के बीच की दूरी समान रखी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार बनना होता है क्या, दंड आलेख। तो 2 प्रकार तुम याद रखोगे, चित्रालेख और दंडालेख। तीसरी प्रकार तुम्हारे पास आती है द्विदंडालेख। द्विदंडालेख में क्या होता है, 2 बार एक साथ बना दिए जाते हैं। इस प्रकार 2 बार एक साथ बना दिए जाते हैं तो वो क्या होता है, द्विदंड आलेख होता है, ठीक है। इस प्रकार बनना होता है। इस प्रश्नावली में से जो प्रयास कीजिए में तुम्हें सवाल दिए गए ना, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये जो तुम्हें दिया है ये चीज़ तुम करके जाने वाले हो। इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इन दोनों क्वेश्चन को तुम अच्छे से करोगे कंप्लीट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन इस प्रश्नावली में से बनते हैं। इस प्रश्नावली में से एक 4.2 में से ये इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ये उदाहरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तुम करके जाओगे। एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें थी, तो कुल परिणाम हो गए 6। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 2/3 और पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3। इसलिए पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक कौन है, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन तुम्हें करके देखना है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में से एक घटना की प्रायिकता का ये सूत्र तुम्हें याद रखना है। एक घटना की प्रायिकता पूछा जा सकता है या फिर घटना की प्रायिकता तुमसे पूछा जा सकता है। वृत्तालेख तुम्हें बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये
प्रश्नावली 1 से लेकर के प्रश्नावली 4 तक के मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद की एक्सरसाइज को अगले पार्ट में तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए यहाँ तक के वीडियो में यहाँ तक का ही कंप्लीट रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।